हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? जय हिंद जी। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन दी सीडीएस मिशन यूनिफॉर्म बैच। कैसे हो सारे बच्चे? क्या हाल है सबके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल क्लियरली? एक बार बता दीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे मिशन यूनिफॉर्म बैच में। सर कंफ्यूजन है शेड्यूल में, बताइए बच्चे क्या कंफ्यूजन है? मेरे से पहले आपकी जनरल स्टडीज की क्लास है, उसके बाद मेरी क्लास है, एंड देन जो है हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। आज का लेक्चर विल बी स्टार्टिंग विद स्टैटिस्टिक्स। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू यहां पर देना चाहूंगा बच्चों, मेरी बातों को ध्यान से समझना। देखिए सीडीएस का जो मैथ्स का पोर्शन है ना, उसमें हमारा एडवांस का पोर्शन लगभग 70% है। और ये 70% पोर्शन क्या क्या है, पहले में हम लोग वही कवर करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, हम लोग स्टैटिस्टिक्स कवर करने वाले हैं। स्टैट्स अच्छे खासे क्वेश्चन रखता है, आप सब लोग जानते हैं कि 6 से 8 क्वेश्चन मिनिमम है जी स्टैटिस्टिक्स के। देन दूसरा चैप्टर हम लोग जो कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रहेगा। ये भी 10 से 15 सवालों के बीच में वेटेज रखता है सीडीएसई के एग्जामिनेशन में। देन हम लोग अलजेब्रा पोर्शन पे चलेंगे। अलजेब्रा में सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक प्लस लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। ये भी लगभग 8 क्वेश्चंस के आसपास आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर हम लोग पढ़ेंगे मेरे बच्चे नंबर सिस्टम पर। ये सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टरों में से एक है जी। और ये आपका लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास यू कैन एक्सपेक्ट। देन फिफ्थ हमारा है एपी और जीपी। एचपी नहीं आता, मोस्ट प्रोबेबली एपी और जीपी आता है। ये 3 से 4 क्वेश्चंस के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहले ये 5 चैप्टर हम लोग कवर करेंगे जी। ठीक है जी, फर्स्ट हमारा ये 5 चैप्टर रहेगा। ठीक है। वॉइस इज नॉट क्लियर, वॉइस तो क्लियर होनी चाहिए यार, वॉइस का तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ऐसे। बताओ बाकी। वॉइस तो परफेक्ट होगी यार। ऑल क्लियर ना? बढ़िया। चले जी, स्टार्ट करें दोस्तों, श्री गणेश करें अब। चल, तो भगवान का नाम लेकर हम एक नई शुरुआत करते हैं। एंड मैं ये आशा करूंगा कि आप सब लोग अच्छे से अपने सीडीएस एग्जामिनेशन की तैयारी करें। और एक छोटा सा काम सारे बच्चे, मेरे सारे स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूं, सीडीएस वालों को कि आपने एक बुक ले लेनी है पीवाईक्यूज की। ठीक है जी। एक पीवाईक्यूज की दिशा पब्लिकेशन की जो बुक आती है ना सीडीएस की मैथ्स की, दिशा की बुक आप परचेज कर लीजिए, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डेटा हो आपके पास। ठीक है जी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा। देखिए स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट बेटे डेटा। ठीक है जी, स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट डेटाबेस, कि कैसा डेटा हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी। तो डेटा हमारे पास सबसे पहले होता है जी रॉ डेटा। रॉ डेटा या फिर रैंडम डेटा भी इसको कहते हैं जी। अब ये रॉ डेटा या रैंडम डेटा क्या हुआ सर जी? जैसे मैंने मेरे बच्चे क्लास में टेस्ट कंडक्ट करवाया, ठीक है जी, और मैंने 10 बच्चों का टेस्ट लिया और आउट ऑफ 10 मार्क्स लिया, तो मैंने उन बच्चों का डेटा रैंडम लिख दिया। मैंने कहा जी आपको कि एक बच्चे के 2 मार्क्स आए, एक के 3 आए, एक के 5 नंबर आए, एक के 6 नंबर आए, एक के 0 आए, एक के 10/10 आए। ऐसे रैंडम डेटा लिखते गए। तो ये डेटा, इस प्रकार के डेटा को हम लोग रॉ डेटा या फिर रैंडम डेटा कहते हैं। ठीक है जी, रैंडमली मैंने एक स्ट्रेट लाइन के अंदर डेटाबेस को लिख दिया जी। दूसरे प्रकार का जो हमारे पास डेटा होता है मेरे बच्चे, ये रॉ डेटा को ना अनग्रुप्ड डेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अनग्रुप्ड डेटा। और दूसरे प्रकार का डेटा होता है ग्रुप डेटा। कौन सा डेटा है जी? ग्रुप डेटा। अब ये ग्रुप डेटा
भी आगे पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। इसके अंदर सबसे पहले होता है जी ग्रुप डेटा में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या जी? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने कहा एक्सआई और एफआई, आपने डेटा देखा भी होगा। ये एक्सआई को मैथ्स की भाषा में ना क्लास मार्क बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं जी? मैथ्स की भाषा में क्लास मार्क बोलते हैं। और एफआई होता है जी आपकी फ्रीक्वेंसी। एफआई क्या होता है जी? आपकी फ्रीक्वेंसी। अब जैसे मैंने टेस्ट कंडक्ट करवाया, मैंने कहा 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, डैश 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 डैश, ऐसी 10 मार्क। मैंने कहा 1 मार्क आपका सपोज करो 1 नंबर 2 बच्चों के आए, फ्रीक्वेंसी काउंट है। 2 मार्क बच्चे आपके 3 बच्चों के आए, 3 मार्क आपके 4 बच्चों के आए, 4 मार्क आके आपके 0 बच्चों के आए, ऐसी 10 मार्क 1 बच्चे का। तो ऐसे टेबल को, ऐसे डेटा को मेरे बच्चे हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस डेटाबेस के टेबल को हम लोग कहते हैं। कोई डाउट जी? समझ आया? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सआई एफआई। एक्सआई क्या होता है जी? आपका क्लास मार्क कहते हैं एक्सआई को। बात समझ आई मेरे बच्चे? हाँ या ना? एक्सआई को हम लोग क्लास मार्क कहते हैं एंड एफआई को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहां तक क्लियर? क्लियर है तो यस लिख दिया करो, वाई लिख दिया करो, बस दैट्स इट। डन? चलो बढ़िया। चलिए जी, मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं जी हम लोग। सबसे पहले तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कवर हुआ। अब आता है जी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा टेबल क्या है जी? ग्रुप डेटा में ही कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओहो, ये वाला मेरा फेवरेट पेन ये है। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? देखिए यहां पर ना क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी होती है। एक होता है क्लास इंटरवल और एक होता है मेरे बच्चे फ्रीक्वेंसी, एफ आई। एक होता है सी आई क्लास इंटरवल और एक होती है फ्रीक्वेंसी। अब ये कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने क्लास में 10 नंबरों का टेस्ट कंडक्ट कराया था। अब मैं बोलता हूं 0 से 2 मार्क, 2 से 4 मार्क, 4 से 6 मार्क, 6 से 8 मार्क और 8 से 10 मार्क। सपोज करिए 0 से 2 मार्क वाले 2 बच्चे हैं, 2 से 4 वाले 3 बच्चे हैं, 4 से 6 वाले 0 बच्चे हैं, 6 से 8 वाला 1 है और 8 से 10 वाले 2 है। सपोज करिए तो इस प्रकार से अगर मैंने डेटाबेस को रिप्रेजेंट किया तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं जी? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक चीज याद रखना है जी, क्लास इंटरवल से मैं क्लास मार्क निकाल सकता हूं। ये जो एक्सआई निकाल सकता हूं मैं क्लास इंटरवल से। कैसे? ध्यान से सुनना। इसका क्या फॉर्मूला है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये इसको आगे वाले को कहते हैं लोअर लिमिट एल एल, और इसको बोलते हैं मेरे बच्चे अपर लिमिट यूएल। तो एक्सआई कैसे निकलता है क्लास इंटरवल से? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 0 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 1 हो जाएगा, 2 प्लस 4 डिवाइड 6 बाय 2 3 हो गया जी, ये 5 हो जाएगा जी, ये 7 हो जाएगा जी, और ये 9 हो जाएगा। तो इतनी बात तो क्लियर होगी कि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। बट मैं कंटिन्यूअस से डिस्क्रीट में जा सकता हूं। क्लास इंटरवल से मैं एक्सआई में जा सकता हूं। कैसे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 से। फ्रीक्वेंसी में देयर विल बी नो चेंज, फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, आपने कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज नोट करी कि जो पहले वाली ये सारी क्लास इंटरवल्स है, जो पहले वाली क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट और दूसरी वाली क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट ये सेम होगी जी। ये देख लो 4 और ये 4 सेम है, 6 और ये 6 सेम है, 8 और ये 8 सेम है। हाँ या ना? बिल्कुल जी। और एक चीज होती है क्लास विड्थ। क्या होती है जी? क्लास विड्थ या फिर हाइट भी कहते हैं इसको।
क्लास विड्थ या फिर हाइट, ये क्या होती है जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या होती है जी, अपर लिमिट माइनस लो, तो 2 माइनस 0 2। देखो सारी क्लास कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सारी क्लास इंटरवल की जो विड्थ होती है वो सेम रहेगी। 0 से 2 में विड्थ कितनी है, 2 है। 2 से 4 में विड्थ कितनी है, 2 है। 4 से 6 में भी कितनी विड्थ है, 2। 6 से 8 में भी कितनी विड्थ है, 2। 8 से 10 में भी कितनी विड्थ है, 2। ये बात क्लियर हुई मेरे सारे बच्चों को? जी सर, दिस इज फॉर सीडीएस बैच ओनली। हाँ जी बेटे, सीडीएस का मैथमेटिक्स बिल्कुल डिफरेंट है ना एनडीए से। दो कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं, बट मैं अलग ही पढ़ा रहा हूँ सीडीएस वाले बच्चों को, डिफरेंट ही पढ़ाता हूँ मैं। ये प्योरली सीडीएस के ही बच्चे हो आप इसके अंदर, नो एनडीए स्टूडेंट इज हियर। उनकी क्लास तो ले चुका हूं मैं ऑलरेडी। हाँ जी बेटे, कंटिन्यूअस में अर्नब हमेशा सेम होगी जी। क्लियर है? कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? नो डाउट्स बच्चे? अगर डाउट होगा ना तो मुझे बता देना, डाउट लिख के ऐसे, तो आई गेट टू नो कि आपको डाउट है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। नो बच्चे, जीएस और इंग्लिश की भी तो आपकी सेपरेट क्लास चल रही है ना, अभी पीछे क्लास हुई थी आपकी। चलो सर, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 किसका फॉर्मूला है? ये बेटे क्लास विड्थ का फॉर्मूला है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये देखो ना, यहां पर अगर आप नोटिस करोगे, ये जो फॉर्मूला लिखा है ये क्लास मार्क का फॉर्मूला लिखा है, और ये जो फॉर्मूला है दिस इज फॉर क्लास विड्थ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा जी, एक और होता है डिसकंटिन्यूअस, ये पेपर में वैसे तो आता नहीं है जनरली, बट सीख लेते हैं कभी आ गया पेपर मुश्किल बना तो। डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी समझते हैं जी। देखिए, आप कभी भी जो स्टैट्स इज ऑल अबाउट मीन मीडियन एंड मोड, आप सब लोग जानते हैं ना, बट डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप कभी भी मीन मीडियन और मोड नहीं निकाल सकते। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। और होता क्या है डिसकंटिन्यूअस, मैं आपको अभी शो करता हूं जी। ये क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल क्या है, देखो ध्यान से, 1 से 3, 4 से 6, 7 से 9 और 10 से 12 सपोज करिए। ये हमने डेटा लिखा जी, यहाँ पे 3 रख दिए या 4 रख दिए या 1 रख दिया या 2 रख दिया, कुछ भी रख दिया। ध्यान से देखिए, क्या ये जो क्लास इंटरवल है ये कंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस के लिए क्या रूल बताया था, एक तो क्लास विड्थ सेम होनी चाहिए, है ना, या फिर हाइट, क्लास विड्थ कह लो या फिर हाइट कह लो, वो तो सेम होनी चाहिए। वो तो चलो सेम है, 3 माइनस 1 2, इसमें भी 6 माइनस 4 2, बट ये और ये सेम नहीं है ना। देखो कंटिन्यूअस में तो ये और ये सेम होना चाहिए था, ये और ये बाबूजी सेम नहीं है। यहां पर क्या करूं अब, सेम बनाना पड़ेगा आपको। यस और नो? बिल्कुल जी। इसको सेम बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आप ध्यान से सुनना। आपने इन दोनों का डिफरेंस लेना और डिवाइड बाय 2 करना है। पहले वाले की दूसरे वाले की लोअर लिमिट और पहले वाले की अपर लिमिट का डिफरेंस लेके डिवाइड बाय 2 करना है। 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ, 0.5। 0.5 हुआ। अब लोअर लिमिट में से ये 0.5 घटाना है और अपर लिमिट में ये 0.5 बढ़ाना है। देखो कंटिन्यूअस बन जाएगी, दिखाऊं? आपने क्या करा, 4 माइनस 3 पहले वाले सेकंड वाले की लोअर लिमिट और फर्स्ट वाले की अपर लिमिट का डिफरेंस लेके डिवाइड बाय 2 करा। अब लोअर लिमिट में से घटा दो और अपर लिमिट में बढ़ा दो जी। ठीक है, तो 1 माइनस 0.5 0.5 हो गया, और अपर लिमिट में बढ़ा दो 3 प्लस 0.5 3.5। इसमें से घटा दो, इसमें बढ़ा दो, इसमें से घटा दो, इसमें बढ़ा दो, इसमें से घटा दो, इसमें बढ़ा दो। क्या कंटिन्यूअस बन गई? यस और नो, जल्दी बताओ, हो गया कंटिन्यूअस ये? तो डिसकंटिन्यूअस से हम लोग कंटिन्यूअस जा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं। डन है जी?
बेटे इंग्लिश के लिए ना धीरज शर्मा सर आपको पढ़ा रहे हैं, और एनडीए में इंग्लिश के लिए ऋषभ सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो क्लास धीरज सर की हमने एक्स्ट्रा दी है एनडीए वालों को, समझ रहे हो आप। आपके लिए धीरज शर्मा सर पूरे डेडिकेटेडली पढ़ाएंगे इंग्लिश, अभी अभी क्लास होगी इंग्लिश। ठीक है, कल जो थी वो इंट्रोडक्टरी क्लास थी, और आपकी साइंस की क्लास भी डिफरेंट चलेगी। पहले आपका जीएस का पोर्शन कवर होगा, उसके बाद विल बी कमिंग ऑन साइंस। ठीक है, इतनी टेंशन मेरे लेते हुए नहीं लेनी आपने। समझ आया मेरे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स को? डिसकंटिन्यूस से कंटिन्यूस कैसे जाना है पहले तो ये बता दो। ओपी है बातचीत, बहुत बढ़िया जी। चलो बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए जी, अब बारी आती है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए ये पार्ट एनडीए में भी है, चाहता तो मैं एनडीए वालों के साथ पढ़ा देता आपको, बट फायदा नहीं है उसका। मेरी बात ध्यान से सुनना, एनडीए में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये पार्ट तो है ही है, उसमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी है। आपके सिलेबस में मेजर ऑफ डिस्पर्जन नहीं है, यही इन डेप्थ में है। तो सबसे पहला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है गुरुजी? देखिए डेटाबेस जब भी होगा उसकी कोई ना कोई मिड वैल्यू निकालने के लिए हमें टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। वो सारी टेक्निक्स को हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का नाम देते हैं। सबसे पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन कौन सी है जी? पहले ही है जी अरिथमेटिक मीन, एम। अरिथमेटिक मीन या फिर नॉर्मल मीन भी आप इसको कह सकते हो। दूसरी है जी ज्योमेट्रिक मीन, जीएम। तीसरी है जी एचएम, हार्मोनिक मीन। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। फिजिक्स बेटे मैम लेती हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री सर लेते हैं। फिर आता है जी मीडियन, और फिर आता है मोड। ठीक है जी, तो ये हमारे पास टोटल 5 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। ये 5 सिलेबस है। अरिथमेटिक मीन इनकी प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिक मीन इनकी प्रॉपर्टी, हार्मोनिक मीन इनकी प्रॉपर्टी, मीडियन उसकी प्रॉपर्टी, एंड मोड। ये 5 टॉपिक है। हम लोग बच्चे स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक मीन से। तो सबसे पहले अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे हम लोग रॉ डेटा के लिए। सीडीएस वालों का फेवरेट टॉपिक में से एक है जी अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन या एएम यूपीएससी हर बार पूछता है जी, इस बार सीडीएस 2 2025 में भी आया सवाल, अरिथमेटिक मीन या एक्स बार निकलता कैसे है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये बोला कि आपके पास डेटाबेस में ये ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3 या डैश 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 xn, ये सेट ऑफ मेरे पास ऑब्जर्वेशन है। अगर मुझे इसका अरिथमेटिक मीन चाहिए तो अरिथमेटिक मीन निकलेगा कैसे? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n, सारी ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन में n। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशंस का सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है जी, अब मेरी बात एक और ध्यान से सुनना, इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख रहा हूं, एक्स बार से डिनोट करते हैं ना, समीशन एक्स आई डिवाइड बाय एन, जहां पे आई 1 से लेके एन तक है। किस किस मेरे बच्चे को इस फॉर्मूले में दिक्कत है, मैं एक्सप्लेन करता हूं समीशन का मतलब क्या होता है जी। पहले तो मुझे ये बताइए दीपांशु, अभी रुक जाओ, आंसर नहीं। आपको ये पता है कि समीशन एक्स आई डिवाइड बाय एन का मतलब समीशन एक्स आई क्या होता है? ये जानना जरूरी है। एक सेकंड यार, मैं आंसर नहीं पूछ रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आंसर। बच्चे अच्छी बात है, आपने आंसर निकाल दिया। याद है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन होता है जी, बिल्कुल। समीशन एक्स आई का मतलब क्या होता है जी?
समीशन का मतलब होता है सम करना। ये और मतलब ये जो मैंने लिखा है ना I1 से लेके n तक, मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली में। देखिए जरा ध्यान से फोकस करना बोर्ड पे। ये इसकी लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, और ये लगता कहां है समीशन जहां पे वेरिएबल होता है। ये रहा I1 से लेके कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। तो पहले एक बार I को 1 रखोगे तो ये हो जाएगा x1, फिर I को एक बार 2 रखोगे तो ये हो जाएगा x2, फिर I को एक बार 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा x3, प्लस डैश 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 कहां तक जाएगा, ये xn तक जाएगा, और डिवाइड बाय n हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है। तो ये पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूं, समीशन ऑफ xi I1 से लेके n तक। समीशन का मतलब होता है सम करना, जोड़ना, प्लस का साइन लगाना। ठीक है बच्चे, क्लियर इतनी बात। सारी ऑब्जर्वेशंस को जोड़ते रहना। I1 से लेके n तक 1 रखा, प्लस 2 रखा, प्लस 3 रखा, डैश 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 n तक, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक जाना है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई सर जी, समीशन क्या होता है। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूं जी, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये फॉर्मूला यहां पर समीशन वाला एक बार यहां पे भी लिख देता हूं, x बार समीशन xi। ये I1 से लेके n तक लिखना जरूरी नहीं होता, नहीं लिखा तो समझ जाना है कि 1 से लेके n तक। कह रहा है इफ द मीन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सारी ऑब्जर्वेशन का सम कर लो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। डिवाइड कितना है जी, 5 ऑब्जर्वेशन है बाबूजी, तो मीन कितना है 6, 3 + 4 7, 7 + 7 कितना हो गया जी 14, 14 10 24, 24 + x डिवाइड बाय 5 हो गया जी, 6 पंजा 30, 30 बराबर 24 + x हो गया बाबूजी, और x की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो। तो आंसर इज सी, सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर है, दैट इज 6 बच्चे। कोई डाउट जी। आई हमेशा 1 रहेगा, 1 से स्टार्ट हो जाता है जनरली, बट अगर ऑब्जर्वेशन में वो बोले कि सम 2 से स्टार्ट करना है, मीन 2 से स्टार्ट करना है, तो आई फिर 2 भी हो जाएगा। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है बच्चे। वॉइस अच्छी आ रही है ना आपको। देखो मैं पता सीडीएस वाले बच्चों को ऐसे ही पढ़ाना चाहता हूं, इसी तरीके बैठ के। क्या बोलते हो आप, ये बैठ के पढ़ाने वाला सिस्टम ठीक है ना सीडीएस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए? बिकॉज आपको फोकस स्टडी चाहिए, आपको मेरे बोर्ड पे हिलने डुलने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। पढ़ाने में तो मैं डिजिटल बोर्ड से भी पढ़ा लेता हूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इससे आप सिर्फ फोकस स्टडी कर पाएंगे, है ना। बिल्कुल, चलो जी आगे बढ़े। चलिए जी, मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर आपको बताना है। तो यहां पर मैं कुछ चीजें आपको रिवाइज कराना चाहूंगा जो आपने शायद एनडी में भी पढ़ी है, छोटी क्लास में भी पढ़ी। सबसे पहले तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाय 2 होता है। सारे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाय 2। फिर आता है जी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, वो कितना होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 6। फिर आता है जी 1 का क्यूब प्लस 2 का सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, n स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ठीक है जी, ये सारे पॉइंट्स को अपने मोटे दिमाग की हार्ड डिस्क में मेरे सारे बच्चों को सेव करना ही है। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 6, और सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 है। हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी सर बताओ। हाँ, ठीक है जी, बढ़िया। अब एक ये चीज आई कैसे है, इसका एक एग्जांपल देखें, बताओ। इसका एक एग्जांपल देखें। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, मैं आपको कहता हूं चल एक काम करते हैं बच्चे,
तूने एक काम कर, मुझे सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर दे दे जी। फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए। तो ये इवन नेचुरल नंबर ये आया एपी के कॉन्सेप्ट से ही है, ये सारे एपी में है। एपी में मतलब कॉमन डिफरेंस होता है जी, 2 + 4 + 6 डैश 2n, है ना। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी कैसे दिया जाता है, n/2 a + l फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना। तो यहां से अगर मैं 2 कॉमन भी ले लूं तो यहाँ पे n+1 आ जाएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर कैसे निकला, n × n+1। तो अगर आपको किसी का भी निकालना है तो आप निकाल सकते हो। ऐसी सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होता है जी, n² होता है जी, वो भी लिख लेना। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर और सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर, इवन का क्या है n × n+1, ऑड का कितना है मेरे बुग्गे, n² है, ये भी याद रखना चाहिए। ठीक है जी। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर कितना होता है, n × n+1, और सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज n²। ठीक है जी। करें अब क्वेश्चन को टारगेट इसको। चलिए तो बच्चे अब इसी क्वेश्चन को हम लोग टारगेट करते हैं जी, ध्यान से देखना जरा। ये हमने यहां पर नोट कर लिया जी। ठीक है जी। सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स 1 + 2 + 3 क्या दिखाया हमने, सम तो n × n+1 / 2, ये फॉर्मूला लगेगा जी इस सवाल के अंदर। तो मीन निकालना है, तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, सारे ऑब्जर्वेशंस का सम डिवाइड बाय n। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n × n+1 / 2 है, और नीचे एक n भी है, तो n से n कैंसल, आंसर इज n+1 / 2। दैट इज डी ऑप्शन इज आर करेक्ट आंसर। डन है बाबूजी, काम 25 है। क्लियर सबको। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ये आप कर सकते हैं, अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश n² अपॉन में सारी ऑब्जर्वेशन का सम 1 सॉरी अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है जी, n है जी। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होगा जी, n × n+1 × 2n+1 डिवाइड बाय 6, और ये n है, n से n कैंसल, तो x बार कितना हो गया जी, n+1 × 2n+1 डिवाइड बाय 6। तो ये आंसर इज डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। वेरी नाइस। चलें जी, एक सवाल ना, बिकॉज मैंने इसके अंदर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट एनडीए से रिलेटेड भी डाले और सीडीएस से भी डाले हुए हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन सीडीएस में आया हुआ है वो तो मैं करा ही रहा हूं, बस स्टैट्स का जो क्वेश्चन एनडीए में भी आया हुआ है ना, जो कॉमन पोर्शन है वो भी हम लोग करेंगे। एक बहुत ही सुंदर सवाल एनडीए के क्वेश्चन में आया, एनडीए के पेपर में आया, एनडीए 1 2025, एनडीए 2 2025-24 के अंदर से। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन क्या है, कहता द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन 1 4 9 16 डैश n² इज 130। इसने मीन दे दिया, कहता है n की वैल्यू बता दे। इन सारी ऑब्जर्वेशन का मीन 130 है। अगर आप इस ऑब्जर्वेशन के डेटा को चेक करोगे तो ये स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर ही तो है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये n का स्क्वायर है। तो मतलब सारी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, उनका अरिथमेटिक मीन आपको 130 दिया हुआ है बाबूजी। आपको n की वैल्यू पूछी है ना।
तो इसको, ये डेटा को 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश 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 n का स्क्वायर, और इनका मीन कितना है जी 130। तो इनका मीन निकलेगा कैसे? सारी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम डिवाइड बाय n, और ये कितना दिया 130। तो 130 बराबर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर हो जाएगा n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 6, और एक नीचे n है ही है, ये n से n ये कैंसिल हो गया, ये इधर चला गया जी। 130 इंटू 6 बराबर n+1 इंटू 2n+1। अब देखिए बात ऐसी है, बच्चा ना यहां पर कंफ्यूज होता है। वो कोशिश क्या करता है मैं आपको बताता हूं। उसकी कोशिश ये रहती है कि मैं यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर रूट्स को सॉल्व करूं। वो मिस्टेक है। देखिए मैं आपको यहां पे बताता हूं, यहां पर एक जीरो तो आ रहा है। जीरो कब आता है? जब 10 से मल्टीप्लाई होता है। मतलब यहां पर और यहां पर कोई ना कोई 10 का मल्टीपल होना चाहिए। मेरे पास ऑप्शन तो गिवन है, तो मैं एक काम करता हूं जी, मैं कहता हूं सपोज करो n 18 है, 18 को यहां रखा, 18 प्लस 1 19 बनेगा, और 2 इंटू 18 36, 36 और 1 37 बनेगा जी। तो मतलब कहीं पे भी 10 का मल्टीपल नहीं बन रहा, तो 18 आंसर नहीं है। दिमाग चलाना है, क्वाड्रेटिक नहीं बनानी। 18 आंसर नहीं है। मैंने कहा अगर मैं n को 19 रखता हूं, 19 और 1 20, क्या 20 10 का मल्टीपल है? एक बार जीरो आ रहा है, बिल्कुल जी। और फिर 2 इंटू 19 38, 30 और एक 39, 39 इंटू 20, बिल्कुल जी एक जीरो बन रहा है, और कहीं भी जीरो नहीं बनेगा, सिर्फ 19 में ही बनेगा जीरो। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पूरा सॉल्व नहीं, चालाकी चलानी है, दिमाग चलाना है। सी नहीं है बेटे, आंसर इज बी ऑप्शन 19। ठीक है, चालाकी चलानी है, पेपर के अंदर थोड़ा सा चालाक बनना है, समय बचेगा हमारा। 2 घंटे में 100 सवाल करने हैं हमें, समझ रहे हो? ठीक है जी। कोई डाउट, कोई क्वेरी तो बताइए। क्लियर है बच्चे? ओपी है बातचीत? मजा आया? मुश्किल तो नहीं है? सर ये क्लास यूट्यूब पे कैसे, लैपटॉप पे कैसे चलानी है? लैपटॉप में बेटे हमारी वेबसाइट है ssbguideonline.com, मैं लिख देता हूं ये ssbguideonline.com, ये वेबसाइट है हमारी। इसके थ्रू आप अपने लैपटॉप के अंदर, अपने पीसी के अंदर चला सकते हो। मैंने पिन भी कर दिया, ठीक है, इसको आप कॉपी कर लेना, चल जाए। सर अगर सॉल्व करे तो क्वाड्रेटिक ही बनाना पड़ेगा? हाँ जी, सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, सॉल्व नहीं करना ना पूरा पेपर के अंदर। बेटे टाइम की तो गेम है सारी, टाइम बचाना। हाँ जी बेटे, ये क्लासेस रिकॉर्ड होंगी, और रिकॉर्ड होके ऑटोमेटिकली मेरे फोल्डर में अपलोड हो जाएगी, सीडीएस के मिशन यूनिफॉर्म के फोल्डर के अंदर। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। कह रहा है इफ द मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज दिस, एन की वैल्यू क्या है? ये तो निकाल सकते हो आप। मीन, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का मीन कैसे निकलेगा? सम डिवाइड बाय एन हो गया जी। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर एन इंटू n+1 डिवाइड बाय 2, और ये एन कट गया जी। तो आंसर कितना है? n+1 डिवाइड बाय 2 आ गया। ये तो आपका आया। वो क्या कह रहा है? इसके बराबर है। हमने जो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का मीन निकाला है इसके बराबर। वो कह रहा है ये नहीं है ये है, तो दोनों को इक्वेट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा? 3n+3 इज इक्वल टू 2n+14। ठीक है जी। तो ये इधर आ गया और इधर चला गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बाबूजी? 11। बी ऑप्शन करेक्ट। डन है बातचीत। डबल वॉइस तो नहीं आ रहा मेरे बच्चे, वॉइस तो सिंगल ही आ रहा है। वॉइस की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे।
ठीक है जी, चले आगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट देखिए जी, द मीन ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 14 एंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स इज 18। द मीन ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स क्या है, पहली 5 टर्म्स का मीन क्या है जी। पहली 3, सपोज करो 3 टर्म्स ये हैं x1 x2 x3, और नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या है x4 और x5, ये 5 टर्म्स है जी। उसने इन 3 टर्म्स का अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है और इन 2 टर्म्स का अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है। तो पहले इन 3 टर्म्स का अरिथमेटिक मीन क्या होगा जी, इन तीनों टर्म्स का सम डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू कितना जी, 14 के बराबर है। ये इधर चला गया 14 तो ये 42, तो सम ऑफ 3 टर्म्स कितना आ गया जी, 42 आ गया जी। और ऐसी ये 2 टर्म्स का मीन कितना दे रखा है जी, x4 प्लस x5 डिवाइड बाई 2 कितना दे रखा है जी, 18। तो 18 दूनी 36, तो ये 2 टर्म्स का सम कितना आ गया जी, 36 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, पूरी 5 टर्म्स का मीन चाहिए जी। तो पूरी 5 टर्म्स का मीन क्या होगा, सारी टर्म्स का सम और डिवाइड बाय 5। तो एक्स बार कितना हो जाएगा बाबूजी आपका, सारी टर्म्स का सम 42 प्लस 36 डिवाइड बाय 5, दैट इज 78 डिवाइड बाय 5, 15.6। एनी डाउट्स? हाँ जी बेटे, इसके कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा मैं आपको दीपांशु, डीपीपी दूंगा बच्चे पूरी सीडीएस की, स्टैटिस्टिक्स की, डोंट वरी। डन है जी। आप में से कोई ऐसा जिसने पहले सीडीएस के लिए कोचिंग ली हो कहीं से, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कोई भी कोर्स लिया हो, कोई है ऐसा? हाँ, आई कैन रिपीट अर्नव, डोंट वरी। दिस इज माय फर्स्ट टाइम, ओके। मैंने लिया था, ओके। सर आई वाज गोइंग फॉर पीडब्ल्यू अंटिल आई सॉ योर वीडियो। ये करियर विल का लिया था, अच्छा। चलो कोई बात नहीं, बट देखो औरों के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता कौन कैसा पढ़ाता है, बट आई अश्योर यू कि जो मैथमेटिक्स का कंटेंट और जो इंग्लिश का और जीएस का कंटेंट आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, उसका मैं ही ध्यान रख रहा हूं, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हो, अगर चीजें मेरे हैंड के अंदर है, आप मेरी नेचर जानते हो, अगर आप मुझसे पहले पढ़े हो, मैं क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करता हूं, ठीक है जी। तो अब सीडीएस की कमांड भी मेरे पास ही है, तो मैं बड़ी बारीकियों से चीजों को देखता हूं, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसको अच्छी चीज मिल रही है, उसको अच्छी चीज पढ़ाई जाए, ठीक है। चलो अब एक ओवरव्यू फटाफट से ले लेते हैं, स्टूडेंट का रिपीट कर दो सर। देखो, द मीन ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 14। पहली 3 टर्म्स का अरिथमेटिक मीन 14 है जी। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया, 14। तो सारी ऑब्जर्वेशन का सम कितना हो गया, 42 हो गया। एंड द मीन ऑफ नेक्स्ट 2 टर्म्स इज 18। तो ये दोनों टर्म्स थे, इनका अरिथमेटिक मीन कितना है, 18 है जी। तो x4 प्लस x5 डिवाइड बाय 2 18, तो x4 प्लस x5 36 हो गया जी। मीन ऑफ ऑल 5 टर्म्स, सारी 5 टर्म्स का मीन क्या होगा, तो सारी 5 टर्म्स का सम डिवाइड बाय 5। तो पहली 3 टर्म्स का सम तो 42 आ गया बच्चे, दूसरी 2 टर्म्स का सम 36 आ गया। 42 प्लस 37 78, 78 बटे 5 आ गया। वेरी नाइस, चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी आगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं क्लियरली, क्या आप लोग जानते हैं कि जीपी क्या होता है? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको जीपी के बारे में ज्ञान नहीं है? तो मैं 5-10 मिनट लूंगा और पहले जीपी ही एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी ऐसा बच्चा मेरा ऐसा तो नहीं है जिसको जीपी का आइडिया नहीं है या सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी नहीं पता कैसे निकालते हैं, बिकॉज अगले सवाल के अंदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का लॉजिक यहां पर लग रहा है। जीपी क्या होता है? कोई ऐसा नहीं आइडिया? सर कोई बात नहीं जतिन, अभी बताता हूं बेटे। और कोई जतिन के साथ? भूल गया सर कनिष्ठ सिंह, कोई बात नहीं। चलो प्रशांत से ही एक बार बता, ठीक है। तो इधर इधर फोकस करेंगे जरा, इधर। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इधर देखिए जरा। तो मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले आपसे 5 मिनट उधार लूंगा और पहले जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो मैं ये सीक्वेंस सीरीज के चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा और बढ़िया ढंग से, बट फिर भी अभी काम आ रहा है तो थोड़ा बहुत आइडिया देना आपका जरूरी है। देखिए, अगर मैंने आपको ये बात कही कि कोई टर्म ऐसी है जिनके बीच में रेशो सेम है नंबर्स की, जैसे मैंने लिखा 2, 4, 8, 16, 32 डैश डैश डैश। आप जरा ध्यान से एक बात नोटिस करिए, सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म 4/2 कितना है जी? 2 है। ऐसी थर्ड टर्म अपॉन में सेकेंड टर्म कितना है जी? 2 है। फोर्थ टर्म अपॉन में थर्ड टर्म 16/8 कितना है जी? 2 है। ध्यान से देखिए, नंबर्स के जो बीच की रेशो है वो फिक्स्ड है। अगर नंबर्स के बीच की रेशियो फिक्स होती है, जैसे 5, 25, 125, ये 3 नंबर भी जीपी में है। कैसे? 25/5 5 है सर जी। 125/25 5 है सर जी। मतलब नंबर्स के बीच की जो रेशियो है वो फिक्स्ड है। अगर ऐसा है तो ऐसी टर्म्स को हम लोग जीपी में कहते हैं। ऐसी टर्म्स को क्या बोलते हैं कि ये टर्म्स जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी में जो पहली टर्म होती है ना, उसको ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से। और जो नंबर्स के बीच की रेशियो होती है उसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलती है जी? कॉमन रेशियो बोला जाता है, क्योंकि नंबर्स के बीच की रेशियो फिक्स्ड होती है। तो फर्स्ट टर्म ए है जी, और आपकी आर क्या है? कॉमन रेशियो। 4/2 2, 8/4 2, 16/8 2, 32/16 2। ए फर्स्ट टर्म होती है, आर कॉमन रेशियो होती है। अब अगर टर्म्स जीपी में है और मुझे जीपी की टर्म्स का सम चाहिए, एन टर्म्स ऑफ जीपी चाहिए, जैसे ये सारी टर्म्स का सम चाहिए मुझे 256 तक, सपोज करो ये सारी टर्म्स का सम चाहिए, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, या आप 256 भी छोड़ो, आप ये समझो कि एन टर्म्स तक जा रहा हूं और इन सारी टर्म्स का सम मुझे चाहिए। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर की पावर एन -1 अपॉन में आर -1। जहां पे ए फर्स्ट टर्म होता है, आर कॉमन रेशियो होती है, एन आपकी नंबर ऑफ टर्म्स है, -1 अपॉन में आर -1। जैसे इसी क्वेश्चन में सपोज करो आपको सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी निकालना है, तो ए कितना है? 2, कॉमन रेशियो भी 2 है बेटे, 4/2 भी 2 है, 2 की पावर एन -1 अपॉन में 2 -1। तो ये कितना हुआ? 2 इंटू 2 की पावर एन -1 अपॉन में 2 -1 1। तो यही सम हो गया जी। याद आया थोड़ा थोड़ा, है ना? तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है? ए इंटू आर की पावर एन -1 अपॉन में आर -1। दूसरा फॉर्मूला भी होता है एक 1 - आर वाला, सेम ही है, मतलब आप एक से एक भी याद रख लो तो भी चल जाएगा। हाँ जी कनिष्क, 1 - आर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में से कोई भी यूज करो, सेम ही फॉर्मूला है। ठीक है, चलो अब ये रिजल्ट हम लोग यहां इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से देखना जरा, ये 1 को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से। क्या मैं ये 1 को 2 की पावर 0 लिख सकता हूं? क्या मैं ये 2 को 2 की पावर 1 लिख सकता हूं? क्या मैं ये 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूं?
क्या मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूं? क्या मैं 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूं? डैट 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 डैश 2 की पावर n। इसका अरिथमेटिक मीन चाहिए, इन टर्म्स का क्या चाहिए? मीन चाहिए। मेरे बच्चे ध्यान से देख, क्या ये टर्म जीपी में है? बिल्कुल है जी। सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म करियो, 2 की पावर 1 अपॉन में 2 की पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 तो 1 होता है, तो 2 की पावर 1 2 आ जाएगा जी। फिर थर्ड टर्म अपॉन में सेकंड टर्म चाहिए, 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 की पावर 1, कट गया जी, 2 ही आ जाएगा। फिर थर्ड टर्म अपॉन फोर्थ टर्म अपॉन में थर्ड टर्म करिए जरा, 2 ही आ जाएगा। मतलब कॉमन रेशियो सेम है, दैट इज 2। तो R2 आ गया, और A क्या होता है? फर्स्ट टर्म होती है जी। तो ये A है जी, दैट इज 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 को 1 भी लिख सकता हूं, तो फर्स्ट टर्म 1 आ गई। ये टर्म जीपी में है, R2 है और A 1 है। इनका अरिथमेटिक मीन चाहिए, तो इनका अरिथमेटिक मीन होगा क्या? इन सारी ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये बड़ा ध्यान से देखना है जी। देखो 1 से लेके n तक, तो ये n टर्म्स हुई, और एक ये 0 भी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर n+1 है। ये बात ध्यान देने वाली है मेरे बच्चे। नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं है यहां पर, नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है, क्योंकि 1 से लेके n तक n टर्म्स, और एक ये 0 भी तो है, तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है। अब ऊपर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी कैसे निकलेगा? a दैट इज 1, फॉर्मूला क्या था? a r की पावर n-1 अपॉन में r-1, ये फॉर्मूला है। तो यहां पे लगेगा जी a कितना है जी? 1 इंटू r इज 2, तो 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स n नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं है, n+1 है, तो यहाँ n की जगह पे क्या आएगा? n+1। 1 से लेके n तक n टर्म्स, और एक ये भी तो है, तो n+1। 2 की पावर n+1 -1 अपॉन में r-1, तो 2 - 1, और साथ में ये मीन निकाल रहा हूं, तो नीचे n+1 से ये डिवाइड भी हो जाएगा। ठीक है जी, तो आंसर कितना आया? 2 की पावर n+1 -1 अपॉन में 2 - 1 तो 1 हो गया, अपॉन में n+1। दैट इज बी ऑप्शन बच्चे आपका करेक्ट आंसर है। कोई डाउट, कोई क्वेरी? क्लियर है? n+1 टर्म्स क्यों है? यहां से देखो बेटे, क्योंकि यहां से यहां तक 1 से लेके n तक n टर्म्स, और एक ये टर्म भी है ना n+1, तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 से लेके n तक n होगी, और एक 0 भी है ना। देखो 0 से 10 तक कितनी टर्म्स होंगी? 11 टर्म्स होंगी ना। 1 से लेके 10 तक कितनी टर्म्स होंगी? 10 होंगी, और एक 0 वाली, तो 11 टर्म, एक फालतू हो जाएगी ना। सर अरिथमेटिक मीन पूछा है, लेकिन वी आर फाइंड जीपी सम, क्योंकि बेटे जीपी का सम निकालना पड़ेगा ना सीरीज जीपी में। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बट इसका सम निकालने के लिए मैं चेक करता हूं ये सारी टर्म जीपी में है, तो जीपी के सम का फॉर्मूला लग जाएगा, और डिवाइड बाय n+1। ठीक है, जीपी के सम का फॉर्मूला लगा है मेरे बच्चे। चलिए जी, यहां पे एक क्वेश्चन ध्यान से देखना जी। सारे बच्चों को दिख रहा है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नजर आ रहा है जी एक? यस और नो, जल्दी बताइए। क्या आप ट्राई कर सकते हो इसको?
कह रहा है कि आपके पास 12 ऑब्जर्वेशन है जी। मैंने एक डाइस को थ्रो किया है, ठीक है। द ऑब्जर्वेशन दिस आर आउटपुट्स ऑफ 12 डाइसिस। 12 डाइसिस की आउटपुट्स ये है जी। If small m and capital M are means of lowest 8 observation and highest 4 observations, ठीक है जी। स्मॉल m जो है ना वो अरिथमेटिक मीन है लोएस्ट 8 ऑब्जर्वेशन का, और कैपिटल M जो है वो हाईएस्ट 4 ऑब्जर्वेशन का अरिथमेटिक मीन है। देन व्हाट इज 2m प्लस कैपिटल M, ये पूछा है जिसने। तो पहले तो डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, देखते हैं लोएस्ट और हाईएस्ट में क्या क्या फर्क है। तो पहले क्या आएगा 1, फिर आएगा 1, फिर आएगा 1। 1 3 बार है बाबूजी, फिर 2 एक ही बार है, फिर 3 और 3 2 बार है, फिर 4 4 और ये 4 4 3 बार है, और 5 और 6 6 5 एक बार और 6 और 6, ठीक है जी। अब जो स्मॉल m था वो अरिथमेटिक मीन लोएस्ट 8 ऑब्जर्वेशन का। तो लोएस्ट 8 ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां तक। इन ऑब्जर्वेशन का अरिथमेटिक मीन कितना है, स्मॉल m है। तो इन ऑब्जर्वेशन का अरिथमेटिक मीन होगा क्या, स्मॉल m है वो क्या होगा, सारी ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइड बाय 8। तो स्मॉल m किसके बराबर होगा, 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 4 19, 19/8 आ रहा है जी आपका स्मॉल m। और जो आपका कैपिटल M है वो हाईएस्ट 4 ऑब्जर्वेशन का अरिथमेटिक मीन है। तो कैपिटल M क्या होगा, 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 6 डिवाइड बाय 4। 5 4 9, 9 और 6 15, 15 6 21, 21/4 हो गया जी। कैपिटल M आ गया 21/4 हो गया। अब आपको क्या चाहिए, 2m प्लस कैपिटल M चाहिए जी। तो 2 इंटू m कितना है 19/8 प्लस कैपिटल M कितना है 21/4। तो ये 1,000 और ये 4,000। तो 19/4 प्लस 21/4 40/4। आंसर इज ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। डन है बाबू जी। डन, चलो। कैसी लगी जी क्लास आज, आज यहीं रुकता हूं जी। कैसी लगी क्लास आपको, ऑनेस्टली बताना। पहली क्लास थी, ठीक है, बेसिक से ही मैंने स्टार्ट किया है और अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप सब लोगों को अच्छा समझ आए। ऐसे ही कोशिश करूंगा, अच्छा कंटेंट दूं, पीवाईक्यू से रिलेट करूं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराऊं। और बिलीव मी, सीडीएस कैटेगरी के अंदर कंटेंट अवेलेबल नहीं है, अच्छे टीचर अवेलेबल नहीं है, मैं ये बात जानता हूं। इसी को हम लोग चेंज कर रहे हैं, पूरी आशा है मेरी, और पूरी मेहनत करूंगा आप सब लोगों के साथ। अभी भी देखो किताबें बहुत सारी पढ़ी है, मुझे पता है कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट आई एम रेडी फॉर यू ऑल, ठीक है। बस आपने रेगुलर बेसिस के ऊपर क्लासेस लगानी है। आई होप कि आप अच्छे ढंग से तैयारी करते रहेंगे, ठीक है जी, और मैं आपके साथ लगा रहूंगा, और ऐसे ही हमारा कारवां चलता रहेगा। बस यहाँ पर मुझे छोटी सी आपकी मदद चाहिए। मैं एनडीए वाले बच्चों से कभी नहीं कहता हूँ, बट सीडीएस में मेरे को एक छोटी सी रिक्वायरमेंट, एक छोटी सी मदद है आप सब लोगों से चाहिए। क्या मदद है, कोई बहुत बड़ा नहीं मदद चाह रहा हूं मैं आपसे चाहता हूं कि जो भी आपके दोस्त यार भाई बंधु हैं जो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से एसोसिएटेड है, तो वहां पर आप अवेयर कीजिए बच्चों को कि अर्पित सर एंड पूरी एसएसबी गाइड की टीम अब सीडीएस एग्जामिनेशन के अंदर भी पढ़ाती है, ठीक है जी। तो उससे क्या होगा, मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन अस, उससे एक टीचर का मनोबल भी बढ़ता है, ठीक है जी। बिकॉज मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि ऑर्गेनिकली चले, ठीक है।
एंड आप अपना फीडबैक जरूर एसएसबी गाइड मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भी शेयर करना, ठीक है जी। टेलीग्राम हम लोग बना लेते हैं जी सीडीएस का, मैं अभी नोटिफिकेशन भेजूंगा जी एक, ठीक है, आप उसके अंदर ज्वाइन कर लेना। अभी आपके ऐप के ऊपर आ जाएगी, जिन जो जो बच्चों ने एनरोल किया हुआ है सीडीएस का, मैं सबको जो है अभी नोटिफिकेशन भेज रहा हूं, आप उस नोटिफिकेशन के थ्रू जो है उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सर कब तक एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स में? देखो बेटे, एनरोल तो आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है, मैं ऐसे फॉल्स प्रॉमिस नहीं करता कि एडमिशन डेट इतनी ही है, वो ड्रामा नहीं है मेरा। आप एनरोल कभी भी कर सकते हो, मैं ये बोलूं कि हाँ जी बस इतने ही टाइम में कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। आप अभी ज्वाइन करेंगे तो फायदा रहेगा, बिकॉज अभी क्लासेस अभी स्टार्ट हुई हैं, नहीं तो लेट ज्वाइन करेंगे, महीने बाद ज्वाइन करेंगे तो आपके पास टाइम कम बचेगा, एक महीना वेस्ट हो जाएगा, बस यही है, ठीक है जी। चलो ठीक है बच्चे, आई होप आज आपको सारी क्लासेस कहाँ मिलेंगी, सारे फोल्डर कहाँ मिलेंगे क्लास के? धीरज, जो आप सीडीएस की कैटेगरी मिशन यूनिफॉर्म पे क्लिक करोगे ना, वहां पे हर एक सब्जेक्ट का फोल्डर बना हुआ है, मैथ का भी बन गया है, वैसी आपका वहां पर भी बन गया होगा, जीएस का भी और इंग्लिश का भी। अब इंग्लिश की क्लास है 6:30 बजे, आई होप आप ज्वाइन करेंगे, एंड धीरज सर आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं, और आप पढ़ के देखना जी, आपको मजा आएगा उनसे पढ़ के, बहुत ही एक्सपीरियंस और बड़े ही शांतपन के टीचर हैं। मैं तारीफ नहीं ज्यादा करूंगा, स्टूडेंट खुद उनकी तारीफ करते हैं, आप उनसे पूछना कितने सिंसियर टीचर हैं, ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे शांत स्वभाव के और ईमानदार टीचर कभी नहीं देखे, बहुत कम देखे हैं, देखे तो हैं, बहुत कम देखे हैं एक्चुअली में, बहुत ही सिंसियर टीचर हैं, ठीक है। और मैं एक फीडबैक के लिए आप सब लोगों से पोल जरूर लेना चाहूंगा, ठीक है जी, आप जरूर दीजिएगा सो दैट आई कैन इम्प्रूव, ठीक है। क्या मेरी भी आप सब लोगों के साथ लर्निंग होती है? चलो, हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालेंगे प्रशांत, बिल्कुल। चलो जी, तो आपके फीडबैक ने काफी मोटिवेशन दिया, मुझे अच्छा लगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब आप अपनी इंग्लिश की क्लास एंजॉय करिए, ठीक है जी। हाँ जी, धीरज कांत यादव, पहचान लिया वकील साहब आपको मैं तेरा नाम पढ़ा था ना पूरा, तभी मैं पहचान गया था, ठीक है। चलो ठीक है बच्चे, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।